पहाड़ों में 5 बहू का लटकता हुआ घर और रसोई। नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। भैया, क्या कोई तरीका नहीं है इस नदी के पानी को बढ़ने से रोकने का? हम इसे किस तरह रोक सकते हैं? बस अगर बारिश आना बंद हो गई तो ये खुद ब खुद नीचे उतर जाएगा। ये भादों का महीना है, इसमें बारिश ना होना ऐसा तो नामुमकिन है। हमें कुछ सोचना होगा, नहीं तो हमारे घर, खेत, बाग, बगीचे सब इस पानी में बह जाएंगे। शिवाय, अभिनव, अनिरुद्ध, राघव और आशीष ने गांव वालों से नदी के किनारे पत्थर लगाने को बोला। फिर सभी ने बड़े बड़े पत्थर उठाकर नदी के एक ओर पत्थर लगा दिए। इसके कुछ दिन बाद बारिश अभी भी लगातार हो रही थी। नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। हे भगवान जी, पानी तो काफी ऊपर तक आ गया है। हमें जाकर अपने पतियों को बताना होगा। सही कह रही हो प्रगति, ये पानी कभी भी जमीन पर आ सकता है। प्रगति और साक्षी दोनों दौड़कर वापस अपने लकड़ी के बने घर में पहुंचे। राघव जी, पत्थर लगाने के बाद भी काफी ऊपर आ चुका है पानी। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। प्रगति को गहराया हुआ देखकर 5 बेटे और गांव के कुछ आदमी नदी को देखने गए। नदी का पानी बिल्कुल मटमैला और काफी तेज रफ्तार से चल रहा था। सभी गांव वालों से कहो कि जल्दी से अपना जरूरी सामान ले ले और इस जगह को जल्दी से खाली कर दे, वरना ये नदी हम सबको ले डूबेगी। 5 बेटों ने सभी को इस बारे में खबर दी और फिर सभी ने अपना सामान जल्दी जल्दी बांधना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने खेतों से कुछ सब्जियां भी ले ली और कुछ उनके पालतू जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरी सभी को अपने साथ लेकर वहां से निकलने को तैयार हुए। उन लोगों का वो छोटा सा गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, इसलिए वहां दूर दूर तक बसावट नहीं थी। सभी लोगों ने बेबस होकर पहाड़ों की तरफ ही चलना शुरू कर दिया। हम सबको ऊपर की तरफ जाना होगा, नीचे बाढ़ के आने का खतरा है। लेकिन शिवाय जी, हम बड़े बूढ़ों और जानवरों को ऊपर कैसे लेकर जाएंगे? हम उन्हें अपने सहारे से ऊपर चढ़ाएंगे। माँ, सबसे पहले आप आइए। नहीं बेटा, मुझे बहुत डर लगता है। माँ, बात को समझिए। हमें समय रहते आप सभी को ऊपर की तरफ चढ़ाना होगा, उसके बाद ही हम चढ़ पाएंगे। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम बाढ़ के पानी में बह भी सकते हैं। इस पर सभी काफी घबरा गए। 5 बेटों और कुछ आदमियों ने मिलकर पहले बूढ़ों को ऊपर की तरफ चढ़ाया, जहां पहाड़ में एक छोटी सी जगह बनी हुई थी। और फिर जब बेटों के चढ़ने की बारी आई तब तक नदी का पानी बाहर आ गया। पानी में लगातार लहरें उठने लगी और वो बड़ी ही तीव्र गति से उनकी तरफ बढ़ रहा था। भैया जल्दी कीजिए। अभिनव बेटा, राघव, अपने भाई की मदद कर। 5 बेटे एक दूसरे का हाथ पकड़कर सहारा लेते हुए समय रहते उस छोटी चट्टान पर चढ़ गए। उनके ऊपर चढ़ने की पानी की एक तेज और बड़ी लहर उस चट्टान से टकराई, जिससे कुछ गाय और बकरियां उसमें बह गईं। हे भगवान, हमारी गैया। शिवाय, अभिनव, देखो हमारी गाय और बकरी पानी में बह गई, कुछ करो। 5 बेटों ने गाय और बकरी को बचाने के लिए छोटी छोटी चट्टानों पर कुड़कर उन तक पहुंचने की कोशिश की। अनिरुद्ध के हाथ में एक बकरी का पैर आ गया और उसने उसे पानी से खींच लिया, लेकिन बाकी सारी गाय बकरियां पहुंच से दूर जा चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमसे तो एक ही झटके में सब कुछ छिन गया। हमारा घर, खेत, बाग, हमारे पालतू जानवर भी। अब हम कहाँ जाएंगे? आप रोइए मत माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। सभी गांव वाले उस पहाड़ की ओट में उस छोटी चट्टान पर बेबस होकर बैठे हुए थे। तूफान इतना बढ़ गया था कि वहां भी बारिश की ठंडी बूंदें उनके शरीर पर पड़ रही थी, लेकिन उन्हें इस बात की परवाह बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि आसमान से ज्यादा आज उनकी आंखें बरस रही थी। सभी सावधान हो जाइए। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से भी निकलना होगा। पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। सभी गांव वालों ने बात मानकर पहाड़ों के बीच चलना शुरू किया। काफी देर तक चलते चलते वो काफी ऊपर आ गए, लेकिन अभी तक उन्होंने ठहरने की कोई भी ठीक जगह नहीं मिली थी। अरे, और कितना चलना होगा इस बूढ़ी औरत के शरीर में? अब और चलने की क्षमता नहीं है। माँ जी, आप मेरी पीठ पर आ जाइए, आपको चलने की कोई जरूरत नहीं है। अभिनव ने वंदना को अपनी पीठ पर लिया और फिर दोबारा चलना शुरू किया। चलते चलते वो लोग काफी ऊंचाई पर आ चुके थे, जहां एक साइड सिर्फ खाई थी। संभाल कर, सभी एक दूसरे को पीछे से पकड़कर चलो। सभी एक दूसरे को पीछे से पकड़कर चलने लगे। जमीन पर बारिश की वजह से काफी फिसलन थी। ऐसे में अभिनव ने बूढ़ी और वंदना को अपनी पीठ पर लिया था, जिसके कारण उसका पैर फिसल गया। लेकिन खुशकिस्मती से आसपास के लोगों ने तुरंत ध्यान देकर अभिनव और वंदना को खाई में गिरने से बचा लिया। अभिनव, काकी को नीचे उतारकर इनका हाथ पकड़कर चलो। यहाँ हमें हर एक कदम बहुत ही बड़ी सावधानी से रखना होगा। जरा सी गलती से हमारी जान जा सकती है। लोगों ने फिर
और ज्यादा सावधानी से चलना शुरू किया। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। ये क्या, इन पहाड़ों पर तो खाली जमीन भी पड़ी हुई है और यहाँ कितने सारे पेड़ हैं। ये एक और जमीन है जो ऊंचाई पर बनी है, जिसकी वजह से ये 2 भागों में बटी हुई है। और देखो वहाँ थोड़ी दूर पर एक नदी भी बह रही है। सभी गांव वालों ने देखा कि पहाड़ पर 2 जमीनें आमने सामने थीं। वहां उनके बीच में एक खाई थी। नदी से बहता पानी जगह जगह पत्थरों से टकराकर नीचे खाई में गिर रहा था। नीचे का पानी तो बाढ़ की वजह से काफी गंदा हो चुका है, लेकिन ये पानी काफी साफ है। हम इसे पीने के काम में ले सकते हैं। सभी ने उस नदी से पानी पिया और अपने हाथ, मुंह और पैरों को धोया। उसके बाद सभी वहां आराम करने बैठ गए। बहुओं ने वहीं पेड़ों से लकड़ी तोड़कर आग जलाई और उस पर सभी के लिए खाना बनाया। क्या हम इस जगह पर अपना बसेरा नहीं कर सकते? ये जगह तो काफी अच्छी है। नहीं माँ, हम यहाँ नहीं रह सकते। हम कुछ दिन यहाँ बिता सकते हैं और वो भी किस्मत की बात होगी। एक तो ये जंगल बहुत ऊंचाई पर है, लगभग 6 मंजिल की ऊंचाई पर। ऊपर से पहाड़ के ऐसे इलाके में अक्सर भूस्खलन होता रहता है। हाँ भैया ठीक कह रहे हैं, पहाड़ के इन हिस्सों में लोग रोड बनाते हैं, लेकिन यहाँ कोई रोड नहीं है, इसलिए ये जगह खाली पड़ी हुई है। दोनों भाइयों के समझाने पर गांव वालों को सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने वहां खाना खाया, पानी पिया और कुछ देर आराम किया। लेकिन उनके मन में भूस्खलन होने का डर बना हुआ था। सूरज ढल रहा था, शाम होने वाली थी। अचानक इस जमीन में हलचल शुरू हो गई। भाभी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। यहाँ पर जमीन सच में हिल रही है। अरे नहीं, जिसका डर था वही हो रहा है। जल्दी यहाँ से चलो। अचानक ही पहाड़ से छोटे पत्थर गिरने लगे। सभी गांव वाले अपनी जान बचाकर नीचे की ओर भागे। नीचे की जमीन तिरछी बनी हुई थी। उन्होंने धीरे धीरे उसे उतरना शुरू किया। उन्होंने देखा कि पहाड़ के अंदर छोटी छोटी गुफाएं बनी हुई थी। अपनी जान बचाते हुए सभी उन गुफाओं में चले गए। शुक्र है भगवान का कि यहाँ गुफाएं भी बनी हुई है, वरना हम सब मारे जाते। अच्छा हुआ कि हम सबने पहले ही ध्यान दे दिया, नहीं तो किसी की जान भी जा सकती थी। सभी देख रहे थे कि पत्थर अभी भी गिर रहे थे। ये सब देखकर सभी को बहुत डर लग रहा था। कुछ देर तक बड़े बड़े पत्थर उनकी गुफाओं के आगे से गिरते रहे। कुछ उनकी गुफाओं से टकरा भी रहे थे। अब मुझे नहीं लगता हम इससे आगे जा सकते हैं। अब जब तक बाढ़ का पानी उतर नहीं जाता तब तक हमें यहीं रहना होगा। लेकिन हम यहाँ रहेंगे कैसे? हाँ, यहाँ से बाहर की जमीन तिरछी है। हम कोशिश करें तो रह सकते हैं। उसके लिए हम अपने साथ जो सामान लेकर आए हैं, हमें उनकी मदद चाहिए होगी। अरविंद ने सभी गांव वालों को बता दिया कि अब उन्हें यहीं रहना होगा और इसके लिए इस जगह पर उन्हें काम करना होगा। गांव वाले भी इसके लिए राजी हो गए। चलो बेटा, अब हम सभी को इन पत्थरों को तोड़ना और काटना होगा। इसके लिए हमें कुछ लकड़ियों की भी जरूरत पड़ेगी, जिनके लिए हमें वापस ऊपरी उस जमीन पर जाना होगा जहाँ पर पेड़ खड़े हुए थे। आप फिक्र न करें पिताजी, ये काम मैं और अभिनव भैया कर लेंगे। इसके बाद अनिरुद्ध और अभिनव रस्सी बांधकर वापस उस जगह पहुंचे जहां पर भूस्खलन की वजह से ढेर सारे पत्थर पड़े हुए थे, जिसकी वजह से वहां के पेड़ टूट गए। भैया, पेड़ तो पहले से ही टूटे हुए हैं, अब तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। ठीक है अनिरुद्ध, अब जल्दी से लकड़ी काटना शुरू करो। पेड़ टूटने की वजह से उन्हें उसे काटने में ज्यादा देर नहीं लगी और वो काफी सारी लकड़ियां इकट्ठी करके रस्सियों की मदद से नीचे ले आए। अब उन रस्सियों को बीत कर लोगों ने अपनी अपनी गुफाओं में काम करना शुरू किया। उन्होंने लकड़ी से गुफाओं के आगे गैलरी बनाकर रेलिंग लगाई ताकि वहां पर गिरने का खतरा न रहे। हमें किसी तरह एक से दूसरी गुफा तक जाने का रास्ता बनाना होगा। हम लकड़ी से पुल की तरह एक से दूसरी जगह जाने का रास्ता बना सकते हैं। नहीं, लकड़ी का रास्ता बनाना बेकार है। एक पत्थर गिरते ही टूट जाएगा। इससे अच्छा हम पहाड़ को ही तोड़कर उसमें सीढ़ियां बना लें। उन पर रोक के लिए लकड़ी की रेलिंग बना सकते हैं। अब इस तरह सभी ने अपना काम करना शुरू कर दिया। पहाड़ की सतह तिरछी थी, जिस वजह से उन्हें काम करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। कुछ दिन लगातार पत्थरों को तोड़कर उन्होंने वहां सीढ़ियां बना ली और उस पर लकड़ी को रस्सी में बांधकर रेलिंग का आकार दिया। बहुओं ने गुफाओं की सफाई की और कुल्हाड़ी से उन्हें रहने लायक कर दिया। अब इस पहाड़ के अंदर उनके छोटे छोटे घर बन चुके थे। इतने दिन से लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इन घरों का काम पूरा नहीं हुआ। साथ में खाने पीने का भी इंतजाम करना पड़ता है। वो तो अच्छा है भाभी कि हर पहाड़ी के पास एक छोटा झरना बह रहा है, नहीं तो पानी की बहुत दिक्कत बन जाती। ऊपर जो नदी थी उसका पानी नीचे को छोटे छोटे झरनों में बटकर बह रहा था और उन्हीं के आसपास गांव वालों के गुफा के घर बने हुए थे। यह नजारा देखने में काफी सुंदर था। माँ, मेरे कीड़े ने काट दिया। देखो ना, मेरी बाह पर कितना बड़ा लाल दाना निकल आया है। लाओ, मैं इसे धोकर इस पर कुछ जड़ी बूटी लगा देती हूँ। मंदिरा मनु को अपने साथ जीने पर लेकर गई जहां से एक छोटा झरना बह रहा था। मंदिरा ने मनु को बांह धुलाई और फिर उस पर कुछ जड़ी बूटी लगाई।
अब सभी उसी तरह गैलरी में आकर हाथ बढ़ाकर झरनों से हाथ धोते और बर्तन में पानी लिया करते। अंशिका एक पतीले में पानी लेने आई तो उसने देखा कि पिंकी और राजू जीने से गुफाओं तक आना जाना करते हुए खेल रहे थे। पिंकी, राजू, बेटा तुम्हें डर नहीं लग रहा है? कितनी ऊंचाई है और तुम जीने पर खेल रहे हो। चलो जल्दी से गुफा के अंदर आ जाओ। इन बच्चों को डर का आता पता भी नहीं है। यहाँ दूसरी गुफा तक जाने में मेरी रूह कांप जाती है। पीनी और राजू ने अंशिका की बात नहीं सुनी, बल्कि वो और ज्यादा तेज तेज दौड़कर खेलने लगे, जिससे लकड़ी से बनी रेलिंग अपनी जगह से सरक गई। अरे नहीं, मुझे बच्चों को लेकर आना होगा। अंशिका तेजी से बच्चों के पास दौड़ी और उन्हें वापस लेकर आई। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? पता है वो जगह कितनी खतरनाक है? वहाँ से गिर गए तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। अंशिका के डांटने पर बच्चे घबरा गए और चुपचाप गुफा के घर में बैठ गए। थोड़ी ही देर में आसमान में काली घटा छा गई। हे भगवान, लगता है आज फिर आसमान जम के बरसने वाला है। आशा ने इतना कहा ही था कि तभी तेज बारिश शुरू हो गई। झरने अब दुगनी रफ्तार से बहने लगे, लेकिन वो लोग गुफा के घर में सुरक्षित थे। शाम होने तक बारिश रुकी और सभी ने अपनी गुफाओं में लकड़ियों की मशालें जलाकर उजाला किया। रात को सभी गुफा के आगे पर्दा डालकर सो गए, लेकिन अगली सुबह तेज आवाज से सभी की आंख खुल गई। हे भगवान, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? मंदिरा, बहू जरा पर्दा हटाकर तो देख। मंदिरा ने पर्दा हटाया तो देखा कि बारिश होने की वजह से फिर से भूस्खलन हो रहा था। इस बार काफी बड़े बड़े पत्थर गुफाओं के सामने से गिर रहे थे, जिन्हें देखकर बच्चे खुश होकर उछलने लगे। वहीं सभी बड़े ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा गए थे। एक बड़ा पत्थर अंशिका की गैलरी पर आ गिरा, जिससे रेलिंग के 2 टुकड़े होकर नीचे गिर गए। भगवान, ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। फिक्र मत करो अंशिका, ये कुछ नहीं है। हम दोबारा सब कुछ ठीक कर देंगे। इसी तरह भूस्खलन के बाद कई दिन गुजर गए और अब उनके पास खाने का सामान नहीं बचा था। सुनिए, आज तो घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? ये तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था। अब तक तो हम किसी न किसी चीज का इंतजाम कर ही लेते, लेकिन सारा सामान खत्म होने के बाद तुम अब बता रही हो। यहाँ इतनी मुश्किल से समय कट रहा है कि कुछ याद ही नहीं रह पाता। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय नीचे जाने के। मैं सभी को इस बारे में बता देता हूँ। नीचे जाने का नाम सुनकर मंदिरा काफी हैरान हो गई। उसने शिवाय को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जानती थी कि अगर वो नीचे नहीं गए तो वो हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे। शिवाय ने अपने चारों भाई और कुछ गांव के आदमियों को इकट्ठा किया। लेकिन भैया, हम नीचे जाएंगे कैसे? क्या हमें इतना लंबा और खतरनाक रास्ता फिर से पार करना पड़ेगा? और अगर कर भी लिया तो क्या फायदा? नीचे तो पानी भरा पड़ा है। इस बार हम जहाँ से आए हैं वहां से नहीं, बल्कि यहीं से नीचे जाएंगे। भैया, यहाँ से नीचे कैसे जाया जा सकता है? ये तो खाई है। भले ये और खाइयों से नीचे है, लेकिन है तो खाई ही ना। और नीचे एक नदी है जिसका पानी अभी बहुत तेज चल रहा है। सबसे पहले हम एक लकड़ी की छोटी छोटी नाव बनाएंगे। उसके बाद रस्सियों की मदद से उन्हें नदी में उतारेंगे और फिर रस्सियों की मदद से ही हम नीचे जाएंगे। ये सुनने में किसी को आसान लग रहा हो, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। हमें बहुत ज्यादा सावधानी से काम करना होगा। इसके बाद बिना देर लगाए सभी ने वापस पेड़ वाली जगह पर लकड़ियां काटकर छोटी छोटी नाव बनाई और फिर उन्हें रस्सियों से बांधकर नीचे उतारा। इस काम को करने में उन्हें 3 दिन लग गए, जिस बीच उन्होंने सिर्फ फल खाकर ही काम चलाई। उन्होंने पूरी 10 नाव बनाकर तैयार की और वो अब उनमें बैठकर निकलने के लिए तैयार थे। ऊपर से उनकी माँ, पिता, पत्नी और बच्चे उन्हें देख रहे थे। किसी नाव में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर किसी को शक है तो अभी बता दे, वरना दिक्कत हो सकती है। सभी ने इससे इनकार कर दिया और फिर धीरे धीरे एक नाव में 2 लोग बैठकर शहर की तरफ चल पड़े। हे भगवान, मेरे बेटों की रक्षा करना, उन्हें सुरक्षित घर वापस ले आना, बस इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। उन सबकी माँ और पत्नियां उनके लिए प्रार्थना कर रही थी। मन्नू, पिंकी, देखो तो जरा हमारी बालकनी में कितना बड़ा पत्थर गिरा हुआ है। चलो इसे उठाकर फेंक देते हैं। जब सभी आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे थे, तब तीनों बच्चों ने उस पत्थर को उठाकर नीचे फेंका, जिससे वो पत्थर सीधा एक मधुमक्खियों के छत्ते पर जा गिरा। पत्थर लगने से मक्खियां तुरंत बाहर आ गईं और सब तरफ उड़ने लगी। जब बहुओं ने उनकी आवाज सुनी तो वो काफी घबरा गई। उन्होंने बच्चों को गुफा के अंदर खींचा और फिर पर्दे को ढककर कस के पकड़ लिया। क्यों डरा रही हो भाभी? एक तो पता नहीं अचानक ही मक्खियां कहां से आ गई, ऊपर से तुम ऐसी बातें कर रही हो। सभी गुफाओं में औरतें अपने अपने पर्दों को ढककर खड़े हुए थीं और बाहर से लगातार मक्खियों के भिनभिनाने की आवाजें आ रही थीं। बच्चों, क्या तुमने इन मक्खियों को छेड़ा है? नहीं मम्मा, हमने तो सिर्फ बालकनी से पत्थर फेंका था। तो ये बात है, इसीलिए मक्खियां छत्ते से बाहर आ गई।
एक तरफ जहां गांव की औरतों को मधुमक्खियों का सामना करना पड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ उनके पति बड़ी मुश्किल से उस नाव में सफर कर रहे थे। आगे चलकर नदी की रफ्तार और भी तेज हो गई और नाव इतनी मजबूत नहीं थी। भैया, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारी नाव ढीली पड़ रही है? अरे नहीं नहीं, इसके तो बांध ढीले हो रहे हैं। आशीष, ये टूटने वाली है, हमें जल्दी से उस पार से उतरना होगा। दोनों भाइयों ने बाकियों से मदद लेने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन उम्मीद से पहले से नाव टूट गई और आशीष और राघव दोनों ही पानी में गिर गए। नदी का पानी बहुत तेज चल रहा था, इसलिए वो खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। आशीष, राघव, आशीष, हमारे राघव, इस नाव की तरफ आने की कोशिश करो इधर। पानी इतना तेज चल रहा था कि दोनों को अपनी खबर भी नहीं थी। सभी गांव वालों ने यह देखकर अपनी नावें उनकी तरफ दौड़ाई। अभिनव ने आगे झुककर आशीष का हाथ पकड़ा, जो कि लगभग बेहोश हो चुका था। वहीं गांव वालों ने शिवाई के साथ राघव के चारों तरफ नावों से घेरा बनाया और फिर उसे ऊपर खींचा। अभिनव ने आशीष का सीना दबाते हुए उसके मुंह से पानी निकाला, तब जाकर आशीष को होश आया। वहीं राघव की भी हालत काफी खराब थी। घबरा मत मेरे भाई, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। कहीं हमारे परिवार को भी ऐसे ही मुश्किलों का सामना न करना पड़ रहा हो। काफी लंबे सफर के बाद सभी को एक जमीन नजर आई जिस पर कुछ घर भी बने हुए थे। सभी उधर की तरफ ही चलो, शायद वो कोई गांव है। कुछ खाने पीने को न होने की वजह से जमीन तक पहुंचते पहुंचते सभी की हालत खराब हो गई। जब गांव वालों ने उन्हें इस तरह देखा तो उनको अपने घर ले जाकर उन्हें खाना पानी दिया। वहीं मधुमक्खियां भी अब जा चुकी थीं। ये देखकर बहुओं की भी जान में जान आई। कितने घंटों से हम इसी तरह पर्दा पकड़े हुए खड़े हैं। मेरे तो हाथ भी सुन्न पड़ गए हैं। मेरे हाथ भी बहुत दर्द कर रहे हैं। यहीं और खड़े खड़े पैर भी सुन्न हो गए हैं। पांचों बहुओं ने झरनों से पानी पिया और मंदिरा ने आशा को भी पानी पीने को दिया। चाहे जो भी हो, लेकिन शुक्र है भगवान का कि हमें पानी तो आसानी से मिल रहा है। बिना खाए हम कुछ समय गुजार सकते हैं, लेकिन बिना पानी पिए तो जीना नामुमकिन है। बहुओं के पास जो बचे खुचे फल मौजूद थे, उन्होंने वही खाकर गुजारा किया। वहीं दूसरी तरफ उनके पतियों ने गांव वालों को सारी बात बताई। अरे भाई, मानना पड़ेगा, तुमने बड़ी हिम्मत से काम लिया है, नहीं तो ऐसे में लोग हार मानकर अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। हम तुम्हारी हिम्मत की दाद देते हैं भाई साहब, अगर आपको ठीक लगे तो आप यहाँ जब तक रह सकते हैं जब तक आपकी जमीन से पानी नहीं उतर जाता। इस तरह पहाड़ों में रहना कोई आसान बात नहीं है, और आपके छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, उनका ख्याल आपको हर समय रखना पड़ता होगा। हाँ भाई साहब, हम अपने मुखिया से बात करके आपको कुछ समय यहाँ रहने की इजाजत दिला देंगे। पांचों बेटे और गांव वाले उनकी बात पर काफी खुश हुए। उन्होंने उनका हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया, लेकिन अब उन्हें अपने परिवार को भी पहाड़ों से लेकर आना था। ये बात बताकर वो कुछ खाने का सामान लिए वापस नाव में बैठकर पहाड़ों की तरफ चल दिए। भैया, अब हमें रस्सियों से पहाड़ की चढ़ाई करनी होगी। इसकी ऊंचाई लगभग 8 मंजिला है, हमें बहुत सावधानी से चढ़ना होगा। धीरे धीरे गांव वालों ने चढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे सभी सुरक्षित ऊपर चढ़ गए। ऊपर जाने के बाद सभी ने अपने परिवारों को सारी बात बताई, जिस पर उनके परिवार वाले बहुत खुश हुए। सभी ध्यान से सुनो, हम औरतों और बच्चों को रस्सियों से नीचे नहीं उतार सकते हैं, और हमारे पास इतनी नाव भी नहीं है और ना ही लकड़ियां हैं, इसलिए हमें रस्सियों की मदद लेकर उसी रास्ते से जाना होगा जिससे हम यहाँ पार आए थे। सभी गांव वालों ने वापस उसी कठिन रास्ते से नीचे उतरना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार वो रस्सियों को पकड़कर नीचे उतर रहे थे, जिससे उन्हें नीचे आने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। और फिर उन्होंने पहाड़ों के नीचे वाले हिस्से से चलना शुरू किया, लेकिन आगे चलकर सिर्फ पानी ही पानी था। यहाँ से हमें नाव की जरूरत पड़ेगी। पांचों बेटों और सभी गांव वालों ने इस बार बड़ी बड़ी नाव बनाने की शुरुआत की। उन्होंने बड़ी लकड़ियों को काटा और रस्सियों की मदद से उन्हें जोड़कर 4 बड़ी नाव तैयार की और फिर उसमें बैठकर गांव की ओर जाने लगे। चलते चलते ही आधे रास्ते में बारिश शुरू हो गई। ए भगवान जी, हमने कम परेशानियों का सामना किया जो अब ये बारिश भी शुरू हो गई। अभिनव जी, नाव को तेज चलाइए, वैसे भी आजकल इतनी बाढ़ें आ रही हैं। दिव्यांका ने इतना बोला ही था कि तभी पीछे से एक बड़ी लहर उठने लगी। गांव की जमीन काफी करीब थी। सभी आदमियों ने एड़ी चोटी का दम लगाते हुए नाव को तेजी से चलाया और आखिरकार लहर के पहुंचने से पहले सभी गांव तक पहुंच गए। सभी ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और अब उन्होंने देखा कि उन्हें रहने के लिए एक जमीन मिल चुकी थी।